नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरुमंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है संस्कृत शिक्षण विधि टेस्ट 1, यानी कि आज पहला टेस्ट है। और आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका हमें क्या आंसर देना है। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है कति भाषा शिक्षण सोपानानि, अर्थात भाषा शिक्षण सोपान कितने हैं। अब भाषा शिक्षण सोपान से तात्पर्य क्या है मित्रों? भाषा शिक्षण सोपान से तात्पर्य है कि भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं वो कौशल कितने हैं। तो मित्रों, कति कौशलानी, तो हम कहते हैं चत्वारि कौशलानी, अर्थात 4 कौशल हैं। और वो कौन कौन से हैं मित्रों? एल, एस, आर और डब्ल्यू, अर्थात श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के कितने सोपान, अर्थात भाषा शिक्षण के कितने कौशल, अर्थात भाषा शिक्षण के कितने चरण? तो 4 चरण हैं। इन चारों कौशलों का प्राप्त करना ही, इन चारों कौशलों को प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं। आइए मित्रों, अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और अब मित्रों, अपना अगला प्रश्न है, मित्रों दूसरे प्रश्न की चर्चा। और मित्रों, अपना दूसरा प्रश्न है पद्य असम्यक चिन्होतु, यानी कि आपको क्या चुनना है? असम्यक। असम्यक से तात्पर्य होता है मित्रों कि जो सम्यक नहीं है, अर्थात जो ठीक नहीं है, जो सत्य नहीं है, आपको उसका चयन करना है। मित्रों, इसमें पहला विकल्प दिया है आपको पद्य शिक्षणे भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब आपको समझना होगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। दूसरा विकल्प है कि गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, अर्थात गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है। तीसरा विकल्प है नाटक शिक्षण में संस्कार उत्पादक प्रश्न, अर्थात नाटक शिक्षण में संस्कार उत्पादक प्रश्न होते हैं, चरित्र निर्माण से संबंधित प्रश्न होते हैं। और चौथा विकल्प है न कॉपी। तो मित्रों, अब आपको चर्चा करनी है कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो मित्रों, हम चर्चा करेंगे कि इस विकल्प में गद्य शिक्षण में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नाटक शिक्षण में संस्कार उत्पादक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मित्रों, पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। तो कौन से प्रश्न होते हैं मित्रों? पद्य शिक्षण में आपको रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति प्रश्न होते हैं, आकांक्षा प्रश्नों का समावेश इसमें होता है। इसलिए मित्रों, इन तीनों विकल्पों में दूसरा और तीसरा विकल्प तो सही है, लेकिन जो पहला विकल्प है वो सही नहीं है। इसलिए मित्रों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 नंबर, कि 1 नंबर गलत है। न कॉपी, इसलिए कि इनमें कोई भी सही नहीं है, तब तो ये हमारा आ जाता न कॉपी। लेकिन अब पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। कौन से प्रश्न होते हैं? रसानुभूति प्रश्न या सौंदर्यानुभूति प्रश्न होते हैं। आइए मित्रों, अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आइए मित्रों, अब तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न है नाटक शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति, अर्थात नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। मित्रों, पहला विकल्प है संस्कार शिक्षण, दूसरा विकल्प है रसानुभूति, तीसरा विकल्प है ग्रहणाभिव्यक्ति। ग्रहण प्लस अभिव्यक्ति से ग्रहणाभिव्यक्ति शब्द बनता है, यहाँ आके मात्रा लगनी चाहिए, ग्रहणाभिव्यक्ति। और चौथा विकल्प है भाषा शिक्षण। तो मित्रों, अब हमें ये जानना है कि ये जो नाटक शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या है। तो मित्रों देखो, ये रसानुभूति जो उद्देश्य है ये कौन से शिक्षण का है? पद्य शिक्षण का। यानी कि जो भी काव्य शिक्षण है, तो काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति। ग्रहणाभिव्यक्ति मुख्य उद्देश्य है कौन से शिक्षण का? गद्य शिक्षण का। और ये जो भाषा शिक्षण है ये व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और मित्रों, ये जो संस्कार शिक्षण है, ये संस्कार शिक्षण
नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चरित्र निर्माण करना, संस्कार शिक्षण करना, ये किसका मुख्य उद्देश्य है? नाटक शिक्षण का। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो होगा, हम कौन सा आंसर करेंगे? विकल्प नंबर 3, संस्कार शिक्षणम। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभाय ज्ञानस्य आधारः कथ्यन्ते। पाठ्यपुस्तकस्य अर्थात पाठ्यपुस्तक का प्रारंभाय यानी प्रारंभ करने के लिए छात्रों से पूर्व ज्ञान से आधारित यानी छात्रों से जो पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न कथ्यन्ते, प्रश्नों को कहते हैं। तो पहला विकल्प है मित्रों निदानात्मक प्रश्न, दूसरा विकल्प है मूल्यांकन प्रश्न, तीसरा है प्रस्तावना प्रश्न और चौथा है बोध प्रश्न। तो आप विचार कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आइए मित्रों आपने विचार कर लिया होगा, अब चर्चा करते हैं विकल्प नंबर 1 की। मित्रों विकल्प नंबर 1 होता है निदानात्मक प्रश्न। तो मित्रों निदानात्मक प्रश्न कभी किए जाते हैं? तो मित्रों जब उपचारात्मक शिक्षण होता है तो उस उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों को जो कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों के अंतर्गत कौन से प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है उन कठिनाइयों को मिटाने के लिए। मित्रों जब छात्रों को ज्ञान करा दिया जाता है और उन छात्रों को कितना ज्ञान उन्होंने दृढ़ीकरण किया है, कितना ज्ञान उनके समझ में आया है, कितना उनको जानकारी हुई है, कितना उनको ज्ञात हुआ है, इसके लिए कौन से प्रश्नों को किया जाता है? मूल्यांकन प्रश्नों को। मित्रों पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कौन से प्रश्न होते हैं मित्रों? प्रस्तावना प्रश्न। और बोध प्रश्न जो ज्ञात अंश है उसके जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मित्रों कि जो प्रश्न नंबर 4 है इसका जो विकल्प नंबर 3 है यही क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न होते हैं। आशा मित्रों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 5, मौखिक परीक्षा नास्ति। मित्रों विकल्प नंबर 1 है शलाका परीक्षा, मित्रों विकल्प नंबर 2 है शास्त्रार्थ परीक्षा, विकल्प नंबर 3 है वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विकल्प नंबर 4 है साक्षात्कार परीक्षा। तो मित्रों आप जानते हैं कि शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा ये तीनों परीक्षाएं मौखिक से संबंधित हैं, परंतु ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है ये लिखित परीक्षा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 5 जो हमसे पूछा गया है इस प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं। और विधि अस्ति यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो 4 विकल्प, इन 4 विकल्पों में से आपको सर्वोत्तम विधि को छांटना है। मित्रों पहला विकल्प है अनुवाद विधि, दूसरा विकल्प है लेखन विधि, तीसरा विकल्प है आगमन विधि और चौथा विकल्प है प्रत्यक्ष विधि। तो देखो मित्रों अनुवाद विधि है तो अनुवाद विधि 2 भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, लेकिन यहाँ हमको केवल संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि की उत्तम विधि की जानकारी लेनी है। तो मित्रों किसी भी भाषा को यदि उसी भाषा में पढ़ाया जाता है तो वह उस भाषा की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विकल्प नंबर 4 है प्रत्यक्ष विधि, ये संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि शिक्षण प्रकोष्ठे शिक्षकस्य मित्रम अस्ति। अर्थात शिक्षण प्रकोष्ठ यानी कि जो कक्षा कक्ष होता है उस कक्षा कक्ष में शिक्षक का मित्र कौन होता है? मित्रों विकल्प नंबर 1 है मानचित्रम, 2 है श्यामपट्टम, 3 है पाठ्यपुस्तकम और नंबर 4 है छात्रः। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रकोष्ठ में एक जो शिक्षक होता है उसका मित्र श्यामपट्ट होता है। श्यामपट्ट ही शिक्षक का परम मित्र भी होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2 श्यामपट्टम। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 8 है कि व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम विधि कः। अर्थात व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पुनः मित्रों क्या पूछा गया है? व्याकरण शिक्षण की। तो मित्रों व्याकरण शिक्षण की देखिए पहला विकल्प है दंडान्वय खंडान्वय विधि, दूसरा है आगमन निगमन विधि, तीसरा है व्याख्या भाष्य विधि और चौथा है व्याकरणानुवाद विधि। तो मित्रों सब जानते हैं
कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि। क्योंकि मित्रों दंडान्वय खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आइए मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि प्राथमिक स्तरे कोयम विधि समुपयुक्तः, अर्थात प्राथमिक स्तर पर। मित्रों प्राथमिक स्तर से तात्पर्य होता है कक्षा 1 से लेकर के 5 और कक्षा 1 से लेकर के 8। तो ये जो कक्षा 1 से 8 तक का जो स्तर है इसे हम प्राथमिक स्तर के अंतर्गत लेते हैं। तो मित्रों आइए चर्चा। पहला विकल्प है कथा विधि, दूसरा है प्रश्न विधि, तीसरा है उदाहरण विधि और चौथा है भाषण विधि। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी विधि मित्रों? कथा विधि के माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि प्रश्न को समझने के लिए स्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उदाहरणों को समझने के लिए भी स्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और भाषण विधि तो प्रायः उच्च स्तर के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। तो हम लघु लघु कथाओं के माध्यम से बालक को क्या कर सकते हैं? संस्कृत शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 ये कहता है कि दंडान्वय विधौ दंडः प्रतीक अस्ति, अर्थात दंडान्वय विधि में जो दंड है ये किसका प्रतीक है? क्योंकि मित्रों दंडान्वय से तात्पर्य है दंड प्लस अन्वय, यानी कि जिस विधि में दंडात्मक अन्वय किया जाए वह दंडान्वय होती है और यह पद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। और मित्रों यहाँ पर दंड से तात्पर्य है 4 विकल्प हमें दिए गए, उनमें से एक छांटना है, शब्द, अर्थ, वाक्यम और पदम। तो मित्रों यहाँ दंड से प्रतीक क्या है? वाक्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 4 में से 1, 2, 3, 4 में से हमारे प्रश्न नंबर 10 का आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3, यानी कि दंडान्वय विधि में दंड किसका प्रतीक है? वाक्य का। आशा है आप लोगों को ये प्रकरण अच्छे लग रहे होंगे। तो मित्रों यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।